नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल टेट गुरु में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास के टॉप इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन यूपी टेट 23 जनवरी की एग्जाम के लिए। वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। पहला ही क्वेश्चन, परंपरागत विचारों से हटकर क्षमता की अभिव्यक्ति परंपरागत विचारों से हटकर क्षमता की जो अभिव्यक्ति को सृजनशीलता किसने बताया? काला ने, ब्रूस ने, सिम्पसन ने, या लास्ट दिया रूस ने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, आंसर आ जाएगा दोस्तों सिम्पसन ने बताया। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिल्कुल याद रखिए। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में आते हैं, संवेगात्मक बुद्धि संबंधी निष्पादन मॉडल किसने दिया? दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि संबंधी निष्पादन मॉडल जो दिया वो किसने दिया? सेलोवी, मेयर, गोलमैन, बारयान। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो अगर बात करें सेकंड की, सेकंड का आंसर आ जाएगा गोलमैन ने ये दिया। सी आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आंसर पूछा जाएगा आपको कि सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। तो सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता की बात करें तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। देखो, सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से होती है और अभिसारी चिंतन से होता है प्रतिभाशालीता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गार्डनर के अनुसार आत्मबोध हेतु प्रयोग उपयुक्त है। आत्मबोध, देखो गार्डनर का जो था वो सिद्धांत था बहुबुद्धि का सिद्धांत। 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। और उनमें उनमें उन्होंने आत्मबोध को किस में बांटा था? किस बुद्धि में बांटा था? तो ये जो बुद्धि है ये अंतः वैयक्तिक बुद्धि है। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वयस्कों के लिए सर्वोत्तम परीक्षण माना जाता है एसबी परीक्षण, वेसलर वॉल्यूम परीक्षण, गुड एनएफ, हैरिस टेस्ट और आरपीएम। तो वयस्कों के लिए सर्वोत्तम परीक्षण क्या माना जाता है? जिसका नाम है वेसलर वॉल्यूम परीक्षण। यहां लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां, ध्यान से देखिए। अभिप्रेरणा के संबंध में भोजन क्या है? आवश्यकता है, चालक है, प्रोत्साहन है, या प्रणोद है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा प्रोत्साहन है भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अभिप्रेरणा चक्र में शामिल नहीं है। आवश्यकता, मूल प्रवृत्ति, चालक, उद्दीपक। तो अभिप्रेरणा के चक्र की बात करें तो उसमें जो शामिल नहीं है वो है मूल प्रवृत्ति। यहां लगा देंगे आप बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। गलत कथन को छांटना है आपको। पहला दिया है अभिप्रेरणा की शुरुआत आवश्यकता से होती है। दूसरा दिया है अंतर्नोद आवश्यकता का परिणाम है। तीसरा दिया है मूल प्रवृत्तियां आंतरिक और बाहरी बल है। और चौथा दिया है आवश्यकता वंचना ही शारीरिक अवस्था है। तो गलत छांटना है तो गलत आपका ये वाला आएगा कि मूल प्रवृत्तियां आंतरिक और बाहरी बल है। बिल्कुल गलत। मूल प्रवृत्तियां के बारे में याद रखना कि ये जन्मजात होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर 9वां। फ्रायड जीवन की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रा, ऑडिपस, इरोस या थेनाटोस? तो अगर बात करें फ्रायड की, फ्रायड बोलते हैं भाई इरोस बोलते हैं। ठीक है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति को बोलते हैं थेनाटस और जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां, ध्यान से देखिए। अधिकार की भावना का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? सामाजिकता से, अर्जन से, शरणागति से या संतान कामना से? तो आपको यह पूछा जा रहा है कि अधिकार की जो भावना है, अधिकार की जो भावना है उसका संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? तो इसका संबंध आ जाएगा अर्जन से। यहां लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां। किसने आवश्यकताओं को एक पिरामिड के रूप में समझाया? किसने समझाया? एटकिंसन, मैक्लीलैंड, ए मैस्लो, फ्रायड। तो देखो मैं आपको बता दूं, आवश्यकता का पदानुक्रम जो सिद्धांत दिया डियर वो दिया था मैस्लो ने। और मैस्लो ने जो है आवश्यकताओं को एक पिरामिड के रूप में समझाया। 11वें का आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, देखो ध्यान से। मैस्लो ने सर्वोच्च आवश्यकता किसे माना है? जो मैस्लो थे डियर, उन्होंने सर्वोच्च आवश्यकता किसको माना है? इसने वह संबंधन को, सुरक्षा को, आत्मसम्मान को, आत्मसिद्धि को। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आत्मसिद्धि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। पुरस्कार व दंड, पुरस्कार व दंड कौन से प्रेरक है? पहला दिया सकारात्मक, स्वाभाविक, कृत्रिम, प्राकृतिक। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, 13 का जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका सी आंसर। कृत्रिम प्रेरक है पुरस्कार और दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 14। आंतरिक प्रेरक क्या है? आदत है, अनुकरण है, प्रशंसा है, सफलता है? तो आंतरिक प्रेरक आपका अनुकरण आएगा। बी आंसर के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 15 में पूछा जा रहा है कि शरीर में किसी वस्तु की कमी या अति कहलाती है? आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, चालक?
तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, 15 का आंसर आ जाएगा आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कौन सा अभिप्रेरणा का तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? पुरस्कार, मिलकर काम करना, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चों को अनुभव से जोड़ना। तो कौन सा अभिप्रेरणा का तरीका कम से कम काम लेना चाहिए? तो ये जो है ये पुरस्कार है, यहाँ आंसर लगा देंगे ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कौन जन्मजात है? अभिप्रेरणा, रुचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति। तो जन्मजात क्या है? तो जन्मजात आपका आ जाएगा अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18, गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? पूर्णाकार, समग्र होता है, संज्ञान होता है, अंतर्दृष्टि होता है, अनुबंध होता है। तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है दोस्तों पूर्णाकार, यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखेंगे 19, मैकडूगल के अनुसार कौन सी मूल प्रवृत्ति केवल मनुष्य में पाई जाती है? पहला दिया सामाजिकता, दूसरा दिया पलायन, तीसरा दिया हास्य और चौथा दिया निवृत्ति। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो जो प्रवृत्ति जो है केवल मनुष्य में पाई जाती है वो हास्य प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20, अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग किसने कहा? अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग किसने कहा? तो इसका आंसर बताना है सीवी गुड, स्किनर, वर्नार्ड और वुडवर्थ। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो आ जाएगा क्या? स्किनर। स्किनर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत किसने दिया? स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल, विलियम जेम्स मैस्लो, मैकलीलैंड। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मैस्लो ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अर्जित अभिप्रेरणा कहलाती है प्राथमिक, सामाजिक, जैविक, प्राकृतिक। तो जो भी अर्जित अभिप्रेरणाएं हैं वो क्या कहलाती है? तो ये आपकी कहलाती है सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23, संतुलित शारीरिक आवश्यकता संतुलित शारीरिक अवस्था सम स्थिति का संबंध किस प्रकार के अभिप्रेरकों से है? संतुलित शारीरिक अवस्था सम स्थिति का संबंध किस प्रकार के अभिप्रेरक से है? तो ये जैविक अभिप्रेरक से है, यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 24, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? आवश्यकता, दबाव, ड्राइव जिसको हम प्रेरण बोलते हैं, या प्रोत्साहन। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा दबाव। दबाव जो है वो अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 25, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी या अभिवृत्ति होगी। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो अभिप्रेरणा होगी। अधिगम तब सर्वोत्तम होता है जब आपके अंदर क्या हो? अभिप्रेरणा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया? फ्रायड व जुंग ने, मैकलीलैंड व एटकिंसन ने, मैस्लो व मैकडूगल ने, मिलर और डॉलर्ड ने। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया? तो इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वो है मैकलीलैंड और एटकिंसन। यहाँ लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है? आवश्यकता, प्रेरण, अंतर्नोद, मूल प्रवृत्ति। तो प्यास जो है वो दोस्तों अंतर्नोद है। क्या है? अंतर्नोद। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कौन सी जैविक आवश्यकता अन्य जैविक आवश्यकता से भिन्न है? यौन, भूख, प्यास, नींद। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं यौन जो आपकी जैविक आवश्यकता है ना वो अन्य आवश्यकताओं से भिन्न है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि यौन आवश्यकता एक ऐसी आवश्यकता है जिसको अगर आप नहीं भी करोगे तो वो आप उसके बिना जिंदा रह सकते हो, परंतु भूख, प्यास और नींद ये ऐसी आवश्यकता हैं जिनको अगर आप नहीं पूर्ण करते तो आप मर भी सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण है? पहला दिया है एक कहानी की पुस्तक पढ़ना क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है, पहला दिया है। दूसरा दिया है एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि उसमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा दिया है एक पुस्तक पाना क्योंकि इससे पुरस्कार मिलेगा। और चौथा दिया है एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे पिताजी खुश होंगे। यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन सी जन्मजात और आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता, यौन या काम। तो मैं आपको बता दूं उपलब्धि की आवश्यकता ये आपकी जन्मजात और आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने बोला? मैकडूगल ने, कुर्ट लेविन ने, फ्रायड ने, स्किनर ने। 31 की बात करें, 31 का जो आंसर आएगा 31 का वो आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? ए आंसर। तो यहाँ पर आप लगा देंगे मैकडूगल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 32, क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? अधिगम, सृजन, संतुलन, अभिप्रेरणा। तो 32 की बात करें तो आंसर आ जाएगा अभिप्रेरणा।
33 देखो, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? मूल प्रवृत्ति, प्रेरण, अंतर्नोद, आवश्यकता। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो अभिप्रेरणा से जो संबंधित नहीं है वो मूल प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि प्रेरण, अंतर्नोद, आवश्यकता ये तो आपके अभिप्रेरणा के चरण ही है। 34 प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। प्रेरकों का वर्गीकरण किसने किया? अनेक विद्वानों ने। मैस्लो द्वारा वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया हुआ है? बताइए। जन्मजात, स्वाभाविक, जन्मजात व अर्जित, जैविक और जन्मजात, मिलर और डॉबर्ट। तो इस क्वेश्चन की बात करें 34 की, तो 34 का जो आंसर आएगा जन्मजात और अर्जित। मैस्लो ने जन्मजात और अर्जित किया। ठीक है, तो याद रखिएंगे, इसका जो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं 35। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं, प्रवाहित कहते हैं, संवेदना कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। तो अधिगम तक पहुंचने के जो राजमार्ग है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अभिप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चों के अनुभवों को जोड़ना। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका सबसे कम से कम काम में लेना चाहिए? तो यह है पुरस्कार। पुरस्कार को कम से कम काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। तो अभिप्रेरणा से संबंधित क्रम क्या होगा? सबसे पहले आवश्यकता, फिर प्रणोद, फिर प्रोत्साहन, ये क्रम होता है दोस्तों। अभिप्रेरणा का जो क्रम क्या होता है? सबसे पहले आवश्यकता आती है, फिर प्रणोद आता है, फिर प्रोत्साहन आता है। 38 देखिए, मूल प्रवृत्तियां होती है जन्मजात, अर्जित, जन्मजात और अर्जित दोनों होती है या सभी होती है? तो मूल प्रवृत्तियों के बारे में अगर चर्चा करें तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है दोस्तों। यहां पर आप लगा देंगे ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। पुरस्कार व दंड क्या है? सकारात्मक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है, कृत्रिम प्रेरक है या प्राकृतिक प्रेरक है? तो पुरस्कार और दंड कैसे प्रेरक है? तो ये दोस्तों आपके कृत्रिम प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ध्यान से देखिए। प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? आदत, चालक, प्रेरक, उद्दीपन। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका आदत है ना, आदत जो है वो प्रेरणा का स्रोत नहीं है, बाकी चालक है, प्रेरक है, उद्दीपन है। 41 देखिए, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, नींद। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आदत जो है वो जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख, प्यास और नींद ये जन्मजात प्रेरक है। 42। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? तो पहले दिया व्यक्तिगत रूप से, अनुभाविक रूप से, आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की 42 की, तो इसका आंसर आ जाएगा बाह्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 43 में यह पूछा जा रहा है आपसे कि अभिप्रेरणा का बाह्य स्रोत क्या है? अंतर्नोद है, प्रोत्साहन है, मूल प्रवृत्ति है या प्रतिद्वंदता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्रतिद्वंदता। प्रतिद्वंदता इसका राइट आंसर आएगा, डी आंसर बेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। आंतरिक अभिप्रेरक होते हैं प्राकृतिक, कृत्रिम, नियमित और विषय। तो आंतरिक अभिप्रेरक होते हैं, कैसे होते हैं आंतरिक अभिप्रेरक? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो होते हैं प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। कोई भी आंतरिक कारक अवस्था जो क्रिया आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? कोई भी आंतरिक कारक अवस्था जो क्रिया आरंभ करने और बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? आत्मरक्षा, जिज्ञासा, पुत्रेषणा और पलायन। तो अगर बात करें 46 की तो आंसर आ जाएगा जिज्ञासा। जिज्ञासा इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 47 ये पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से। क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से जन्मजात क्या है? प्रेरणा, रुचि, अभियोग्यता, अभिवृत्ति। तो जन्मजात क्या है ये आपसे क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अभियोग्यता जो है वो जन्मजात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? प्यास, निद्रा, भूख, सुरक्षा। तो यहां पर अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो सुरक्षा जो है वो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरित व्यवहार का समन होता है लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात, लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व, लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया के मध्य, कभी नहीं। तो अभिप्रेरित व्यवहार का जो समन होता है वो किस में होता है? तो इसका जो आंसर आएगा लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात होता है, ए आंसर करेक्ट आएगा। चलो अब देखते हैं 50। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दिया आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। दूसरा दिया है अंतर्नोद अवस्था आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। तीसरा दिया है आवश्यकता व अंतर्नोद समान नहीं समानांतर है। और चौथा दिया है
आपका कि मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका ए वाला सही आएगा कि आवश्यकता वंचना शारीरिक अवस्था नहीं है, ये वाला पॉइंट आपका गलत आएगा। ये सही है, ये सही है, ये सही है। 51, थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने स्रोत हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 स्रोत हैं। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के 2 स्रोत हैं डियर, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 52, अभिप्रेरणा के दैहिक सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो कौन थे? प्लेटो थे, मैस्लो थे, मैकडूगल थे या थार्नडाइक थे? तो इसकी बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा मैकडूगल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? तो आपको ये पूछा जा रहा है कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसमें प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों देखो, जो कार्य अध्यापक को नहीं करना चाहिए आपको वो विकल्प चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपके सामने, आपको बताना है आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदता पैदा करना, ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति को रोचक बनाना, और लास्ट दिया बच्चों के अनुभव से जोड़ना। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? तो पुरस्कार वाला तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान क्या होता है? तो अनुबंध की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों उसमें प्रथम सोपान क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा डियर 55 का, वो आ जाएगा सी आंसर, उत्तेजना। अनुबंध की प्रक्रिया में पहला सोपान होता है उत्तेजना। तो यहां पर अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका जो आंसर आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कार्ल रोजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, कौन सा किया गया? पर्यावरणीय सिद्धांत, अंतःदृष्टि सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो कार्ल रोजर्स के द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया वो है पर्यावरणीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, प्रयास व त्रुटि सर्वाधिक उपयोगी है, हिंदी में, गणित में, इतिहास में, अंग्रेजी में? अगर बात करें प्रयास और त्रुटि की तो सबसे ज्यादा उपयोगी है दोस्तों ये आपके गणित में। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 58। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? जो आलपोर्ट थे दोस्तों वो किस अवस्था के प्रबल समर्थक थे, ये आपको बताना है। पर्यावरणीय व्यवस्था, साहचर्यवाद व्यवस्था, फिर आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था, और लास्ट ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आलपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो ये तीनों अवस्था के प्रबल समर्थक नहीं थे, इसका आंसर आ जाएगा कोई नहीं। 59, ध्यान से देखिए, अंतर्दृष्टि कैसी होती है? धीरे धीरे, आकस्मिक, अनिश्चित या निश्चित? तो अंतर्दृष्टि कैसी होती है? तो अंतर्दृष्टि आकस्मिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, आलपोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? तो दोस्तों आलपोर्ट ने जिन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया सबसे पहले वो है व्यवहारिक गुणों का। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 61, निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूत नहीं है? कांटा लगने पर पैर हटाना, हाथ पैरों को का चलना, भोजन करना, कांटा लगने पर हाथ हटाना। तो क्रिया प्रसूत क्या नहीं है? तो क्रिया प्रसूत आपका भोजन करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? पहले दिया पश्चात दृष्टि होती है, पूर्व दृष्टि होती है, पूर्व दृष्टि और पश्चात दृष्टि दोनों होती है, और इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जो वुडवर्थ है उन्हीं के अनुसार जो अंतर्दृष्टि होती है वो एक क्या होती है? पूर्व दृष्टि होती है। यहाँ बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, समस्या समाधान, श्रृंखला अधिगम। तो अध्ययन का उच्चतम स्तर जो है वो कौन सा है? तो अध्ययन का उच्चतम स्तर जो है दोस्तों वो है समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, वाटसन ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना? शुद्ध, अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, और लास्ट ऑप्शन है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना वाटसन ने मनोविज्ञान को। तो यहाँ पर आपका 64 का आंसर आ जाएगा डी आंसर, ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, जिस व्यवहार में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है क्या कहलाता है? दोस्तों जिस व्यवहार में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है वो क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की जो परिभाषा है वो क्या है? तो मैकडूगल की परिभाषा क्या है ये आपको बताना है मनोविज्ञान के संबंध में। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि आंसर क्या होगा। अगर बात करें 66 की तो 66 का आंसर आ जाएगा मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है।
यही जो है परिभाषा है मैकडूगल की मनोविज्ञान के संबंध में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67। संबंधवाद के सिद्धांत में कौन सा संघ सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्दीपन और प्रतिक्रिया, डी आंसर बेस्ट आएगा। 68 क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, और लास्ट दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन, कि भाई क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जो सही नहीं है वो आपका सी वाला ऑप्शन है कि समस्याओं का हल शीघ्रता में किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। ये जो है ये आपका जो है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, सी आंसर आएगा इसका। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 69। अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, छात्रों की रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण पर और सभी पर। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर क्या आएगा? तो अगर बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन, छात्रों की रुचि पर। तो अच्छा अधिगम निर्भर करता है छात्रों की रुचि पर। यहाँ पर अगर आप 69 की बात करें तो 69 का आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, देखिए ध्यान से। 70 क्या बोल रहा है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान कौन सा है, तो उत्तम स्थान है विद्यालय और कक्षा का वातावरण, डी आंसर बेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है सोच में परिवर्तन, ज्ञान का सृजन, अनुभव प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन। तो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम जो है वो व्यवहार में परिवर्तन होता है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। 72। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, दूसरा दिया है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, तीसरा दिया है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन और चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 73। निम्न में से कौन सा कारक थार्नडाइक के अधिगम से सम्मिलित नहीं है? तत्परता, अभ्यास, गुणवत्ता, प्रभाव। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गुणवत्ता जो है आपके वो थार्नडाइक के अधिगम से सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 74। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है? विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले दिया विकास अंतःक्रिया का फल है, दूसरा दिया है विकास एक व्यक्तिगत श्रृंखला का अनुगामी है, तीसरा दिया है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, और चौथा दिया विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो आपको ये बताना है कि विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है वो है सी वाला, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये पॉइंट आपका गलत है विकास के बारे में। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, सी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। थार्नडाइक के गौड़ नियम में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बहु अनुक्रिया, आंशिक क्रिया, प्रभाव का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तो मैं आपको बता दूं जो थार्नडाइक है, थार्नडाइक के जो नियम है उनमें जो शामिल नहीं है वो है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम शामिल नहीं है क्योंकि ये प्राथमिक नियम है, ये गौड़ नियम नहीं है। गौड़ का मतलब होता है दोस्तों द्वितीयक। 76। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो कौन नहीं है? तो सामाजिक संचरण जो है ना वो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। अनुभव, संतुलीकरण, ये है। 77। प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, जिसको क्या कहते हैं? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय और शाखीय अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। 78। पियाजे के अनुसार 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में? तो इसको बोलेंगे दोस्तों, अगर 2 से लेकर 7 वर्ष में है तो इसको बोलेंगे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलेंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 80। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। देखो विकास के बारे में बात करें तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव अनुबंध का सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है? दोस्तों पावलोव अनुबंध की सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा विलंबित अनुबंध। विलंबित अनुबंध जो है वो पावलोव के जो अनुबंध की सर्वाधिक प्रभावी विधि है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो ये है अंतर्दर्शन विधि के सोपान।
यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। 83, पावलोव के अनुसार विलंबित अनुबंध में CS और UCS के मध्य समय अंतराल अधिकतम कितना होता है? तो दोस्तों इस अंतराल को याद रखना 2 सेकंड का होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि CS और UCS के बीच में जो अंतराल होता है वो कितने सेकंड का होता है? 2 सेकंड का। तो 83 का बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 84, मनोलैंगिक विकास में सुप्ता अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। दोस्तों मनोलैंगिक विकास में जो सुप्ता अवस्था है उसका वर्ष अंतराल कितना है? 2 से लेकर 5 वर्ष, 6 से लेकर यौवन तक, 18 से लेकर 20 वर्ष और 20 से लेकर 22 वर्ष। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, 6 से लेकर यौवन तक। 85, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। वर्ग मतलब दोस्तों ये जो आपके चारों कोने बराबर रहते हैं, है ना, तो वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है एक विद्यार्थी। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। ठीक है, तो उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो ये जो सिद्धांत है इसको बोलते हैं सी वाला, कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। ये वाला इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की जो ये परिभाषा है वो किसने दिया? क्रो एंड क्रो ने दिया, किंग्सले और गेरी ने दिया, हिलगार्ड ने दिया, वुडवर्थ ने दिया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें 87 की तो आंसर आ जाएगा क्रो एंड क्रो ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। नेक्स्ट 89, सूची 1 और सूची 2 दी है और उसको जोड़ी मिलाकर बताना है कौन से सही है। इधर दिया थार्नडाइक, पावलोव, क्लार्क हल, कोहलर, और इधर दिया अनुकूलित अनुक्रिया, पुनर्बलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अब जोड़ी मिलाकर बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, ज्यादा कठिन नहीं है। 89 की बात करें, 89 का सी आ जाएगा आपका। देखो थार्नडाइक की बात करें तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, फिर बात करें पावलोव की तो पावलर का आ जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया। फिर क्लार्क हल के बारे में बात करें तो ये आ जाएगा पुनर्बलन का सिद्धांत, और कोहलर के बारे में बात करें तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सिंपल आ जाएगा DABC। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 देखते हैं भाई। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है? विश्लेषण और निर्णय, दूसरा ऑप्शन है रुकावट को दूर करना, तीसरा ऑप्शन है दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, और चौथा दिया उदातीकरण। तो तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग क्या है? तो ये उदातीकरण है। यहाँ पर अगर आप 90 की बात करें तो डी ऑप्शन आ जाएगा। 90 का क्या ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन। चलो 91 देखते हैं। अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार केवल मात्र अनुबंधन उद्दीपक उपस्थिति किया जाए तो अंतोतगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों विलोप कहते हैं। याद रखना, बंद हो जाना क्या कहलाता है? अनुबंधित और अनुक्रिया बंद हो जाना, इसको बोलते हैं विलोप। क्या कहते हैं डियर? विलोप कहते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 92, कि सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, उपरोक्त दोनों, और लास्ट ऑप्शन दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 92 का वो आ जाएगा बी ऑप्शन, निगमनात्मक। देखो निगमनात्मक में सामान्य से विशेष की तरफ जाते हैं, जबकि आगमनात्मक में विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं। तो ये होता है डिफरेंस। नेक्स्ट, अधिगम की प्रक्रिया किसी सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया। किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया था क्रिया प्रसूत सिद्धांत ने। 94, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। किसके सही अनुपात में होना चाहिए? तो दोस्तों ये होना चाहिए प्रश्न के कठिनाई स्तर के अनुपात में, है ना। तो डी आंसर आएगा। 95, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है। तो ये क्या है? तो देखो जब भी आप किसी चीज को पहले सीख चुके हैं और वो आपको नई चीज को सीखने में हेल्प कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कि भैया ये जो है आपका पॉजिटिव स्थानांतरण है, धनात्मक स्थानांतरण है। तो यहाँ पर आप 95 का डी आंसर लगा देंगे। 95 का क्या लगा देंगे? डी आंसर लगा देंगे, बिल्कुल करेक्ट। 96, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों याद रखना ये है आपकी बाल्य अवस्था। 97, पावलोव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि में उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं।
98। सहसवा अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? क्या नहीं है ये आपको बताना है। सीखने की प्रक्रिया से तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, और फिर दिया है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो याद रखना सहसवा अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो चिंतन प्रक्रिया। बच्चा चिंतन प्रक्रिया नहीं करता सहसवा अवस्था में, बिल्कुल याद रखिएगा। 99। कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक में रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण है? अगर वो कबीर के दोहे याद कर लिया है पर वो रहीम के दोहे याद नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या प्रक्रिया है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों शून्य स्थानांतरण। 100 क्वेश्चन देखो। विद्यालय में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? स्नेह का, क्रोध का, दोषारोपण का, या घृणा का? तो अभाव पाया जाना चाहिए दोस्तों घृणा का। कभी भी ना घृणा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। तो डियर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो चुके हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।